नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सैनी हमारा मरदुरा से आज मौजूद हूँ राजगढ़ में, जो कि अलवर ज़िले में पड़ता है। यहाँ की विधानसभा जो कि लक्ष्मणगढ़ है। राजगढ़। और हम यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पार्षद जी। हम इनसे लोकल मुद्दों के बारे में बातचीत करेंगे, जैसे सड़क, पानी, बिजली, यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएँ हैं, क्या क्या इन जो बद्रीलाल सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल है, क्या क्या चेंजेज हुए हैं, या फिर वही सेम जो पहले था वैसे ही समस्याएं चल रही है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मचंद सैनी। मैं वार्ड नंबर 1 से पार्षद था। अभी दिसंबर में कार्यकाल पूरा हो गया है। और सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है यहाँ का, वो पानी का है। पेयजल की जो किल्लत है वो काफ़ी सालों से बरकरार है। सरकार इस बारे में कदम उठाए भी हैं, अभी 3 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हुए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई रूपरेखा है या फिर ज़मीनी स्तर पर कोई पब्लिक के बीच में संतुष्टि भरा जवाब किसी भी विभाग का नहीं आया है, संबंधित विभाग का। तो मेरा यही कहना होगा कि पानी की समस्या, सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या पानी की है, उसके ऊपर गौर किया जाए। अच्छा, अपन राजगढ़ की सड़कों के बारे में बात करते हैं, तो सड़कों के कैसे हालात है? सड़कों के हालात फिर भी ठीक ठाक है। एक अतिक्रमण की समस्या आ रही है थोड़ी। यहाँ मेला के चौराहे पर काफ़ी ज़्यादा जाम लग जाता है। बैंक के आगे लोग बाइकें खड़ी कर देते हैं। प्रशासन उस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है। 1-2 बार कोशिश भी की थी, नगर पालिका के जरिए करवाया था, लेकिन फिर वापस वैसे का वैसा ही हो जाता है। तो पब्लिक से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि पब्लिक भी इस चीज़ के लिए जागरूक बने कि जब हम लोग अगर साफ़ सफाई रखेंगे, हम लोग अगर अपने काम दायित्व को निभाएंगे, तो सरकार को भी करने में आसानी रहेगी। और सरकार से मेरा निवेदन है, भजन लाल जी तक अगर मेरी बात पहुँचे तो भजन लाल से निवेदन है कि पानी की समस्या, खास तौर पर पानी की समस्या, और यहाँ के जो हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं हैं वो भी चरमराई हुई है। यहाँ पर सोनोग्राफी की मशीन लगी हुई है लेकिन कोई काम की नहीं है, एक्सरे की मशीन लगी हुई है, कोई काम की नहीं है, किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही है। काम की, जैसे आपने बताया कोई काम की नहीं है, काम की कैसे, क्या वो मशीनें ख़राब है या फिर उनके जो लैब के डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है? सर, डॉक्टर्स अवेलेबल है या नहीं है? डॉक्टर तो शायद यहाँ पर 20 से 25 के समथिंग हैं, लेकिन समस्या ये है कि उनको कभी लॉक ही नहीं खुलते हैं। उन चैम्बरों के जो लैब बनी हुई है, उनके चैम्बर इनके लॉक ही नहीं खुलते हैं, वो काम ही नहीं आता है। सब लोग बाहर के लिख के देते हैं कि बाहर इन डॉक्टरों का सिस्टम बैठा हुआ है बाहर प्राइवेट लैबों से, जो भी जांच होगी, सोनोग्राफी होगी या जांच होगी, इस संबंध में बाहर के लिख के भेज देते हैं। बाहर जाइए, कमीशन फिक्स है, सारा खेल कमीशन का है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन रहेगा आपके माध्यम से कि इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि सरकार से सब तरह की सुविधा आप लोगों को मिल रही है, लोग आम जन के पास धरातल पर पहुंच नहीं पा रही है। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि ये सुविधाएं लोगों को मिले, इसके ऊपर सरकार थोड़ा ध्यान दे। अच्छा, यहाँ के जो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स हैं, लैब वगैरह, वहाँ पर भी पूरा भ्रष्टाचार है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, आप रोज़ देख रहे हो इस चीज़ को। तो कोई भी काम करना, अभी मैं हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, हॉस्पिटल में अभी 3-4 रोज़ पहले एक बच्चे की डेथ हो गई थी। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि सुबह होगी डिलीवरी, लेकिन उसी समय उसकी डिलीवरी हो गई और बच्चा ज़माने में आँख खोलने से पहले ही बच्चा मर गया। और उसके बावजूद प्रशासन के कानों पे जू तक नहीं रहेंगी, अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई उस मामले पे। तो कहीं ना कहीं मिली भगत है, सिस्टम है। सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो नेताओं के रेफरेंस से आते हैं। नेताजी को खुश कर दिया, सब कुछ खुश है। नेताजी खुश, हम खुश, पब्लिक जाए तेल लेने। अच्छा, आपने कई बार बोल दिया कि यहाँ का प्रशासन है जो ध्यान नहीं देता, तो क्या यहाँ का प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है? प्रशासन सोया हुआ नहीं है भाई साहब। प्रशासन की बात यह है कि चंद लोगों के हाथ में राजगढ़ का प्रशासन आ गया है। एक टीम है, टीम वर्क से काम होता है। हर डिपार्टमेंट में जाओगे एक ही टीम के लोग मिलेंगे, अपने साथियों को रखेंगे, अपने मिलने वालों को रखेंगे, उनको फ़ायदा दिलवाएंगे और अपनी जेबें भरेंगे। या प्रशासन और यहाँ के नेता सब एक जैसे हो गए हैं। इसलिए राजगढ़ का, ये मैं कहूँगा कि राजगढ़ राजाओं की नगरी कहते थे। कोई ज़माना था जब राजगढ़ को राजाओं की नगरी कहते थे, लेकिन आज राजगढ़ की हालत ये कर दी है यहाँ के छुटभैया पॉलिटिशियंस ने और यहाँ के नेताओं ने। सब लोग भ्रष्ट हो गए हैं। राजगढ़ की जनता की कोई परवाह नहीं करता है, सब अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। अच्छा, बिजली की बात करते हैं तो बिजली यहाँ पर पर्याप्त आ पा रही है? बिजली की बात ऐसी है कि अगर आज अगर किसी की ने कंप्लेंट करवाई है, तो कंप्लेंट करवाने के बाद उसको सुबह 8 बजे अगर कंप्लेंट करवाता है, तो अगले दिन 8 बजे तक अगर उसकी कंप्लेंट हो जाए तो गनीमत है। 5-5 बार बेचारों को चक्कर काटने पड़ते हैं। लाइट वालों को फ़ोन करो, जेईएन को फ़ोन करो, जेईएन नहीं उठाता है। लाइनमैन को फ़ोन करो, लाइनमैन नहीं उठाता है। उच्च अधिकारियों को तो कहने ही क्या, वो तो अवेलेबल ही नहीं हो पाते हैं। अच्छा, अधिकारी अवेलेबल नहीं है इधर? मतलब फ़ोन करते हैं तो जो सिमें गवर्नमेंट ने, जो सिमें टाइम देते हैं, इश्यू जो गवर्नमेंट ने मोबाइल सिमें रखी है अधिकारियों को, वो सिमें अधिकतर बंद आती है। तो कांटेक्ट कैसे करें? पर्सनल नंबर तो हर आदमी के पास अवेलेबल होते नहीं है अधिकारियों के। कांटेक्ट नहीं हो पाता उनसे। ये राजगढ़ की इतनी बुरी हालत है, यहाँ का जो प्रशासन है वो भी पूरा सोया हुआ है।
हर जगह भ्रष्टाचार है, जबकि मांगेलाल जी मीणा है, प्रतिपक्ष नेता है, यहाँ के विधायक हैं, तो एक तरफ तो दावा बोलते हैं कि जो मेरा क्षेत्र है राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में जितने भी गांव आते हैं वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है, और ग्राउंड रिपोर्ट पर हमने पता करा तो यहाँ पर सब चीज़ें खराब है, यहाँ पर भ्रष्टाचार भी है। और आगे बात करते हैं राजस्थान सरकार की, तो क्या राजस्थान सरकार की योजना यहाँ तक पहुँच पा रही है? नहीं, राजस्थान सरकार की योजनाएं पहुंच रही है। मैंने बताया ना, अभी 3 करोड़ रुपए पेयजल के लिए आए हैं और आए हुए काफ़ी टाइम हो गया हो, लेकिन उनका ज़मीनी स्तर पर क्या क्रियान्वित है वो अभी तक लोगों की नज़र में नहीं है। गर्मी का मौसम है, चारों तरफ पानी के लिए त्राईमाम हो रहा है कि सबसे बड़ी समस्या पानी की है। इस मौसम में इंसान तो क्या, जानवरों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, राजस्थान सरकार की तरफ से बजट आ चुका है, लेकिन यहाँ के जो लोकल भ्रष्टाचारी हैं इन्होंने जो बजट का अभी कोई क्रियान्वित नहीं किया। अभी तक ज़मीनी स्तर पर कोई चीज़ सामने नहीं है ये। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आज से 10 महीने पहले ये अलवर रोड है अपना, पंचायत समिति से लेकर गुप्ता हॉस्पिटल तक यहाँ की स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है। मैं मौखिक रूप से खुद भी नगर पालिका ईओ साहब को अवगत करवा चुका हूँ, प्रशासनिक तौर पे एसडीएम महोदय से भी बोल के आया था एक बार, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। पूरा अंधेरा रहता है, कई बार चोरियाँ हो चुकी हैं यहाँ पर। प्रशासन की बात तो ये कह रहा हूँ, यहाँ बाइक के चोरी होना, लोगों की गाय वैसे चोरी होना आम बात हो गई है, पहले कोई चोरियाँ नहीं होती थी यहाँ। तो यहाँ का प्रशासन इतना सोया हुआ है कि यहाँ पर चोरियाँ, लूटपाट और लड़ाई दंगे ये सब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल शांत क्षेत्र। राजगढ़ एक ऐसा क्षेत्र था जो जिसमें सभी लोग, जितने भी समाज के लोग हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन अभी पिछले 1 साल के अंदर अंदर ऐसा बदलाव हुआ है, सरेआम यहाँ पर दिन दहाड़े गोलीबारी हो चुकी है, किडनैपिंग हो चुकी है, ऐसे ऐसे कांड होने लग गए। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक ऐसा कोई ठोस जनता के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है कि जनता को सिक्योरिटी फील हो खुद के लिए। लोग डरने लग गए हैं अब राजगढ़ में रहने से। ये मांगेलाल मीणा जी जो कि प्रतिपक्ष नेता है, उनके राज में होते हुए उनके क्षेत्र की हालात है। और बात करते हैं तो क्या यहाँ के विधायक जी आम जनता की समस्या सुनने के लिए कभी आते हैं? सर, जहाँ तक मेरी नज़र में विधायक जी को मैंने तो 2-2.5 साल हो गए चुनाव हुए, लेकिन मैंने तो उनके दर्शन 2 बार ही किए हैं शायद पूरे लाइफ में। एक बार बोर्ड मीटिंग थी हमारे, मैं उस समय पार्षद था, तो बोर्ड मीटिंग में आए थे, और एक बार और देखा था कहीं किसी कोई उद्घाटन वगैरह में आए थे किसी में, तभी देखा था। जनता के बीच मैंने कभी उनको देखा नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि राजगढ़ शहर ने उनको वोट नहीं दिया है। अच्छा, उनका ये मानना है कि राजगढ़ शहर ने वोट नहीं दिया, तो इसलिए यहाँ पर विकास भी नहीं होगा। सही बात है ये, जब वोट ही नहीं दिया है तो, क्योंकि इनसे पहले जो विधायक जी थे जौहरीलाल जी, उन्होंने भी ऐसा ही बोला था राजगढ़ के लिए कि जो पशु दूध नहीं देता है उसको खड़बाट खिलाने से क्या फ़ायदा है। ये उनके जज्ब ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, उनके बयान है जौहरीलाल जी के, तो उन्हीं की राह पे ये लोग हैं। अच्छा, यहाँ के जनता की क्या सोच है अपने मतदान के तरफ से कि किनको वो वोट देते हैं? जैसे कि विकास के मुद्दे हो गए, या फिर कोई चेहरा हो गया चर्चित चेहरा, या कोई खास पार्टी हो गई, बीजेपी, कांग्रेस, या फिर कोई निर्दलीय। देखो, शहर के अंदर सन 1934 के समथिंग नगर पालिका का गठन हुआ था राजगढ़ के अंदर, तब से लेके आज तक कांग्रेस का बोर्ड नहीं बना है। तो उससे साफ जाहिर होता है कि शहर के अंदर सभी लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा जो चला था, उसके बाद लोगों ने बीजेपी का बहिष्कार कर दिया है। इसलिए कर दिया है कि केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ के लिए स्वीकृत हुआ था, और उसको रैनी दलालपुरा में ले जाकर के खोलने के प्रयास में लगे हुए हैं, और आवंटन भी करवा दिया है। तो हमारी मांग यही थी सरकार से कि जब सरकार हमारी है, जिस सरकार को हम हमारे बाप दादा वोट देते हैं, उसके बावजूद हमारे हक को मारकर किसी और जगह ले जाया जाए हमारे बच्चों के हक को, तो उसके खिलाफ हम जा रहे हैं। और आने वाले समय में मैं आपके माध्यम से चेताना चाहूँगा बीजेपी के आला कमान को कि या तो संभले, और राजगढ़ के भाजपा मंडल के जितने भी लोग हैं जो कि यहाँ पर मनमानी कर रहे हैं उनको संभालें, नहीं तो बीजेपी का ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर हम लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। मेरा डीएनए बीजेपी का है, मैं ऑन मंच बोल चुका हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं भी अब बीजेपी की इस कार्यनीति से, राजगढ़ की कार्यनीति से मैं उसके खिलाफ हूँ। केंद्रीय विद्यालय के बारे में गौर करें और हमारी केंद्रीय विद्यालय हमें दी जाए, ये मेरी सबसे बड़ी मांग रहेगी। केंद्रीय विद्यालय की बात करते हैं, आप बोल रहे हो कि राजगढ़ में बनाई जाए, लेकिन सुना ये भी जा रहा है कि उसके लिए काफ़ी ज़मीन चाहिए होगी जो कि राजगढ़ में पर्याप्त नहीं है। वैसे ज़मीन की तो बात ऐसी, आप देखो ना, आपके सामने अभी ज़मीन के मुद्दे पर ही तो हम लोग बैठे थे। मैंने बताया था मेरे मोहल्ले में खवास जी का बाग में मंदिर माफिक ज़मीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। यानी कि मंदिरों की ज़मीन तो भूमाफियों के नाम हो सकती है, लेकिन किसी सरकारी विभाग की ज़मीन सरकारी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए नहीं हो सकती। ऐसा संभव है क्या? तो ये तो बेवकूफ़ बनाने की बात है। अगर मनसाई इनकी नहीं है राजगढ़ में, राजगढ़ के नाम से
होने के बाद राजगढ़ के नाम से सेलेक्ट हुआ है, और उसके होने के बाद भी अगर राजगढ़ में ना खुले, ज़मीन की तो ये बहाने बढ़ाते हैं, ज़मीन तो चारों तरफ, राजगढ़ उपखंड कोई छोटा मोटा उपखंड नहीं है, बहुत पुराना उपखंड है, और मैं ये कहूँगा कि शायद सबसे बड़ा उपखंड था ये। अब तो इसको टुकड़ों में करके छोटा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी चारों तरफ गाँव में, यहाँ तक कि भामाशाह भी तैयार बैठे हुए थे ज़मीन देने के लिए। इसी वजह से हमने 8 दिन तक बंद किया था, राजगढ़ को पब्लिक का सपोर्ट मिला था, और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं है, केंद्रीय विद्यालय के लिए तो हम लड़ते भी रहेंगे। और ज़मीन की बात, तो ज़मीन की तो मंशा ही नहीं है इन लोगों की, ज़मीन तो काफ़ी है, चारों तरफ है, चारागाह भूमि है, वन विभाग की है, एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको, इनकी मंशा नहीं है खोलने की, इनकी मंशा ओनली फॉर पॉलिटिकल पावर दिखाना है, और अपने क्षेत्र, यहाँ के क्षेत्र के मान सम्मान को दूसरे क्षेत्र में ले जाकर बसाना है। जब बात करते हैं राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान सरकार जो भजन लाल जी की सरकार अभी है हाल फिलहाल में, वो दावा करती है कि जो सरकार पिछली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, 5 साल में वो काम नहीं कर पाई जो हमने 2.5 साल में कर दिया। तो आपके हिसाब से वो जो काम है ज़मीन पे आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, काम तो होगा तो दिखाई देगा, काम अगर होगा तो दिखाई देगा, कागज़ों में और माइक हाथ में लेके मंच पे चढ़ के भजन लाल जी साफा बंधवा लेते हैं, गिरिराज जी के जाते हैं, परिक्रमा दिखाते हैं जयशंकर की, और इसके अलावा कुछ काम तो हो ही नहीं रहा है। बताइए क्या काम हो रहा है हमारे हॉस्पिटल में? अभी मैंने बताया, हॉस्पिटल में एक नवजात बच्चे की मौत हो जाती है, डॉक्टरों के या प्रशासन के किसी तरह की जू नहीं रेंगती है। कहाँ है भजन लाल जी? एक बच्चा जिसने दुनिया में आंखें नहीं खोली, उससे पहले वो मर गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो भजन लाल जी, आप ये बात बोल रहे हो तो बोल रहे होंगे साथ, भजन लाल जी मुख्यमंत्री है, उनको ज़्यादा पता होगा। हमारे सामने तो पानी की, आप आइए, सुबह आइए, कि भी जब नल आता है 2 दिन में एक बार नल आते हैं हमारे यहाँ क्षेत्र में, 15 मिनट की सप्लाई आती है, जो भी कुछ घरों में आती है, कुछ में नहीं आती है। तो भजन लाल जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ तक तो पहुँच नहीं पा रहे। तो भजन लाल जी से निवेदन है कि वो अपने नीचे के अधिकारियों को देखे, कर्मचारियों को देखे कि ज़मीनी स्तर पर पैसा पहुँच भी रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। अच्छा, बात करते हैं, आपने बताया कि ज़मीनी स्तर पर उनके काम नहीं पहुँचे, लेकिन मैं कुछ 1-2 काम गिनवा देता हूँ आपको। उन्होंने दावा किया है कि हमने 15,489 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई सर, जो 1640 गाँव को मुख्य सड़कों से जोड़ती है। सर हो सकता है, मेरी जानकारी में नहीं है। देखो, सड़कें तो यहाँ भी, हम जैसे, अब मैं वार्ड पार्षद रहा हूँ, तो मेरे वार्ड क्षेत्र में अगर ये सड़कों का काम होता है गलियों के अंदर, तो मैं करवाता हूँ, वो तो सरकार की तरफ से होता है, मैं मना नहीं करूँ इस चीज़ को। और रही सड़कों का निर्माण की, तो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, गृह मंत्रालय का प्रोजेक्ट है, तो नितिन गडकरी जी किस लिए हैं फिर? रोड रोज़ बढ़ता है, रोड तो हर जगह बढ़ रहा है, ये तो नई बात तो ही नहीं गई। मेन चीज़ है बेसिक मुद्दे जो है, नल, बिजली, सफाई, ये 3 चीज़ों के मेन मुद्दे हैं। जो नल की बात करते हैं तो हर घर नल योजना चला रखी है, तो क्या यहाँ पर हर घर में नल पहुँच पाया? आज से 10-15 साल पहले एनसीआर का प्रोजेक्ट आया था, लाइनें बिछी, कनेक्शन हुए, लेकिन पानी की बूंद भी नहीं आई है। आज भी अगर जिन घरों में पानी आता है तो वो पहले ट्यूबवेल लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, खुद की मोटर लगाने के बाद आता है। वैसे अगर आप टोटी खोलोगे तो 1 बूंद पानी का नहीं आएगा, ये पोजीशन है पानी की। अच्छा, कनेक्शन करके छोड़ दिया, लेकिन उन्हें पानी नहीं है। कनेक्शन करके छोड़ दिया, मीटर लोगों को थमा दिए हैं, मीटर लोगों के घर में रखे हुए हैं, ना तो उनके कोई सब लगाया गया है उनको सही तरीके से, ना कुछ किया गया है। पानी तो मैं बता रहा हूँ 2 दिन में एक बार आता है, 10 से 15 मिनट की सप्लाई आती है मात्र, जो भी किन्हीं घरों में। अच्छा, आपके हिसाब से अगर यहाँ पर मांगेलाल जी मीणा ना हो जीतते कांग्रेस से, अगर उनके बजाय यहाँ पर बीजेपी नेता जीते, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर विकास हो पाता? नहीं, ये तो कोई बड़ी मुद्दा है नहीं कि मांगेलाल जी जीते या नहीं जीते। सरकार केंद्र में भी बीजेपी की है, स्टेट में भी बीजेपी की है, तो मांगेलाल जी का तो होना ना होना कोई विशेष इस चीज़ में तवज्जो देता ही नहीं है। मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार होती तो काम हो पाते? नहीं, मैं इसमें ज़्यादा जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको, इसलिए नहीं दे पाऊंगा कि यहाँ पर लोग क्या है, पॉलिटिक्स में पर्सनल हो जाते हैं। अभी मैं तो बीजेपी को ही वोट देता आया हूँ, बीजेपी का अगर कैंडिडेट होता, जीतता तो बहुत अच्छा होता है मेरे लिए, तो मैं यही कह रहा हूँ। अभी जैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतती है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए कि यहाँ के प्रशासन और नेता वो मिलकर काम कर रहे हैं, इस वजह से ज़मीनी स्तर पर लोगों को सही चीज़, जो लोगों का हक है वो हक नहीं मिल पा रहा है। चाहिए, यहाँ का जो लोगों का हक है वो भ्रष्टाचारियों द्वारा हड़प लिया जा रहा है। बात करते हैं केंद्र सरकार की, तो क्या केंद्र सरकार अच्छा काम कर पा रही है? नहीं, केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में उनके दिशा निर्देशों से जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन मेरा अनुरोध यही रहेगा बीजेपी आलाकमान से कि जिस तरह से ये छोटे स्तर पर
नेता जो कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसको अगर बंद नहीं करवाया गया तो बीजेपी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारे लिए भी गलत होगा, क्योंकि हम सनातनी लोग हैं और हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और कोई आपके यहाँ राजगढ़ क्षेत्र की समस्या जो आप बताना चाहो? सबसे बड़ी मेन समस्या यही है राजगढ़ की, पानी, सिर्फ और सिर्फ पानी हो। और बिजली की मैं बता ही रहा हूँ, बिजली के लिए तो सारा काम ठेकेदारों के पास चला गया है, तो किसी को फ़ोन करने के लायक ही नहीं रहे। लाइट चली गई तो चली गई, रात भर। हमारे यहाँ पर 24/7 की लाइट का वो है प्रावधान, कि ये जो क्षेत्र है सिटी के अंदर आते हैं हम लोग, तो 24/7 लाइट आनी चाहिए, लेकिन अगर लाइट चली गई तो फिर अगले दिन ही आएगी। अच्छा, इतनी बुरी हालत है लाइट की? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो साथ ही आपने सुना होगा पार्षद जी की राय, और आगे निर्णय आपके हाथों में है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, ये आपके हाथों में है। और वोट की बात करें तो विकास के मुद्दों को ही ध्यान में रख के वोट करना चाहिए, ना कि किसी जाति को या फिर किसी चेहरे को या किसी पार्टी को। और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।